वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पेट 2022 के लिए मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोगों का 17वां मॉक टेस्ट है। 16 हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एक सूचना ये है कि अगर आप लोग अच्छे से उसे एक बार परीक्षा से पहले आप लोग रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करके ये मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिले, एक भी प्रश्न भूले ना। चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का पहला प्रश्न है, माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है? माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर। सबसे पहला इसका फैक्ट इसमें यह है कि माउंट आबू ये स्थित कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में, राजस्थान में स्थित है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। अच्छा, ये कौन से धर्म का है, तो ये जैन धर्म का मशहूर मंदिर है और इसका निर्माण जो है वो विमल शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विमल शाह। और यह पूरी तरह से संगमरमर का बना मंदिर है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, फैक्ट के रूप में आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, तो उसका नाम क्या था? देखिए, ये जो फैक्ट है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनके विवाह से लेके, ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है इतिहास का। इसमें माना जाता है पृथ्वीराज रासों में ही ज़्यादा करके वर्णन मिलता है इस सब जिक्र का। उसके द्वारा मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो बेहद प्रेम करते थे। किससे? तो जयचंद की जो पुत्री थी, संयोगिता नाम था उनका, संयोगिता से। लेकिन जो जयचंद से पृथ्वीराज का काफ़ी अच्छी दुश्मनी रहती है और दुश्मनी होने की वजह से विवाह के कोई संयोग तो बनते नहीं। तो होता क्या है कि जयचंद ने संयोगिता के विवाह के लिए एक स्वयंवर रखा और उसमें आसपास के सभी राज्यों को न्योता दिया गया। राजकुमार उपस्थित हुए सभागढ़ में, लेकिन उसमें सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा गया, बल्कि उनके स्थान पर उनकी एक मूर्ति बना के उनको मतलब बेइज्जती करने के लिए उनकी, उसको एक चौकीदार की तरह गेट के पास लगा दिया गया उस मूर्ति को, कि ये भी उपस्थित थे, चलो चौकीदार बन के। लेकिन जब संयोगिता आती हैं स्वयंवर में, वो देखती हैं, सबको ढूंढती हैं वहाँ पे, जो उनको पृथ्वीराज चौहान कहीं नहीं दिखते, तो संयोग से वो उनको मूर्ति दिखती है, तो वो मूर्ति के पास पहुँचती हैं, वरमाला मूर्ति के गले में डालने ही वाली रहती हैं कि उसी मौके को देख के पृथ्वीराज चौहान वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और वरमाला अपने गले में पहन लेते हैं। बस यही देख के जयचंद एकदम बौखला जाते हैं पूरी तरह से और वो संयोगिता को मारने के लिए तलवार निकाल के दौड़ के निकल देते हैं। और यहीं पे पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को उठा के अपहरण करके वहाँ से लेके चले जाते हैं और यहाँ से शत्रुता जो है और इनकी बढ़ जाती है। तो इतना वर्णन मिलता है हमको इसके बारे में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कहानी जान के, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके वैसे इसका सही जवाब संयोगिता है और यही इनकी पृथ्वीराज चौहान की पत्नी बनती हैं, संयोगिता, जयचंद की बेटी। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? देखिए, पुलकेशन द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश के सबसे महान शासक माने जाते हैं। अच्छा, इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है? तो इसका जिक्र हमें जो है एहोल अभिलेख जो है वहाँ पे इसका जिक्र हमें मिलता है कि चालुक्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे, तो वो पुलकेशन द्वितीय थे। नेक्स्ट है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? पोलो या चौगान खेलते समय, देखिए, पोलो और चौगान जो है वो घोड़े पे बैठ के एक खेला जाने वाला खेल रहता है। और दिल्ली सल्तनत में आप लोग याद रखिए, गुलाम वंश के संस्थापक कौन रहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है पोलो या चौगान खेलते हुए हुई थी। अच्छा, यहाँ से एक फैक्ट और बनता है कि कब हुई थी, तो ये हुआ था 1210 में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक फैक्ट और है कि इन्हें दफनाया कहाँ गया था, तो इन्हें लाहौर में दफनाया गया था। इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही प्रारंभ की थी? दीन इलाही, देखिए, दीन इलाही जो था, ये दीन इलाही एक धर्म था
सभी धर्मों के रीति रिवाज को मिला के समेट के, मतलब उसमें जो अच्छा उनको लग रहा था, किसको, ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। इनको जो जो अच्छा लगा उसमें समाहित करके एक धर्म बना रहे थे और उसी को दीन इलाही नाम देते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोच के देखिए कि पूरा धर्म बसाने का प्रयास कर रहे हैं। कितने मतलब स्ट्रांग शासक थे ये, कितने बड़े टेरिटरी पे शासन करते थे कि आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि ये पूरी तरह धर्म ही बदल दे रहे हैं, एक नया धर्म शुरू कर दे रहे हैं। तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, एक फैक्ट यहाँ से ये भी बनता है कि ये कब शुरू हुआ था, तो ये 1582 में शुरू हुआ था, 1582 में। और यहाँ से एक फैक्ट और रखिए कि इसके जो पुरोहित थे वो अबुल फजल थे, अबुल फजल दीन इलाही के पुरोहित जो थे। और एक फैक्ट और आप रखिए कि हिंदुओं में सिर्फ बीरबल, बीरबल जिसका नाम महेश दत्त था, ये भी याद रखिएगा, बीरबल का ही नाम महेश दत्त था। बीरबल के द्वारा जो है इसको स्वीकार किया गया था। सिर्फ एक ही हिंदू थे जो बीरबल, जो इसे स्वीकार किए थे। तो अकबर के द्वारा शुरू किया गया 1582 में, और अबुल फजल जो थे इसके पुरोहित थे, और बीरबल के द्वारा ये शुरू किया गया। बीरबल पहले हिंदू थे जिन्होंने इसे ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे, उग्रपंथी विचारधारा के। देखिए, इतिहास में हम लोगों को दो विचारधाराएं पढ़ने को मिलती हैं। कौन कौन सी, एक होती है उग्रपंथी और एक होती है नरमपंथी विचारधारा। नरमपंथी मतलब जो अपना कार्य सामान्य रूप से करना चाहते हैं, प्रतिवेदन दे के या तो समस्याओं को सरकार के सामने रख के कि इसका आपको कौन सा निदान करेंगे, आप चिट्ठी से उस माध्यम से आंदोलन करके शांतिपूर्वक करके। एक उग्रपंथी थे जिस विचारधारा में मतलब इनको जान से मारो, हटाओ, बंदूक से या तलवार की धार से हम आज़ादी लेंगे, उस प्रकार की विचारधारा रखते थे। तो इसमें पूछा गया था तो उग्रपंथी कौन नहीं है, तो उग्रपंथी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे, और बाकी बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह और मदन लाल ये सब उग्रपंथी विचारधारा के थे। तो गोपाल सिंह गोखले क्या थे, ये उग्रपंथी न होके ये नरमपंथी विचारधारा के थे, नरमपंथी। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक दो फैक्ट और आप लोग याद रखिएगा। यह जो है एमजी रनाडे के शिष्य थे। किसके, एमजी रनाडे, एमजी रनाडे के ये शिष्य थे। जबकि ये गुरु किसके थे, तो ये गांधी जी के गुरु थे। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी के ये गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। देखिए, अमृतसर की संधि जो हुई थी वो 25 अप्रैल 1809 को हुई थी, 1809 को। और कौन कौन थे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले, तो एक और रणजीत सिंह थे, रणजीत सिंह, और दूसरी अंग्रेज, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि 1809 को हुई थी, 25 अप्रैल 1809 को। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। देखिए, सीमांत गांधी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे सीमांत प्रांत कहा जाता था, वहाँ पे काफ़ी सक्रिय भूमिका ये निभाए थे। और एकदम मतलब गांधी जी के ही मार्गदर्शन पे इन्होंने आंदोलन चलाया था, इसलिए इन्हें सीमांत मतलब छोटा गांधी भी कहा जाता है। सीमांत गांधी, सरहिंद गांधी, फ्रंटियर गांधी, इस नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। तो आप लोग इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। किसको बोला था, तो 1935 का जो अधिनियम आया था उस समय, उसके बारे में ये जिक्र किया गया था। तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था कि ये जो अधिनियम है वह एक कार है जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। ब्रेक रख के क्या फ़ायदा जब गाड़ी चलेगी ही नहीं, तो वो सिर्फ ब्रेक पे ही रुकी रहेगी। नेक्स्ट है, गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। देखिए, गणेश महोत्सव जो था वो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। और कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप लोगों को पता है आज भी गणेश उत्सव काफ़ी धूमधाम से लगता है, तो ये इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। कब हुआ था, तो 1893 में, 1893 में गणेश उत्सव की शुरुआत उन्होंने की थी। जबकि 1895 में उन्होंने शिवाजी
महोत्सव की शुरुआत की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण ये महोत्सव थे जो आगे चल के मतलब राजनीति में या एकजुटता लाने में, सब लोगों को धार्मिक रूप से जोड़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान किया था इस उत्सव ने। नेक्स्ट है, यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? देखिए, यमुना नदी का जो उद्गम है वो यमुनोत्री हिमनद जो है वहाँ के बंदरपूर चोटी से होता है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार आया है, याद भी होगा लगभग सबको, तो इसे भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? देखिए, सबसे सूखा स्थान जो है वह लेह है। लेह कहाँ पे है? लेह लद्दाख, आप लोग जानते होंगे, कश्मीर एकदम ऊपर लद्दाख के क्षेत्र में। अब तो वो यूनियन टेरिटरी बन चुका है पूरी तरह से, तो वहाँ पे अवस्थित है सबसे सूखा स्थान। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ और बनता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो ये भी सबको पता होगा, मासिन राम में होती है। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये मेघालय में, मेघालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है, खनन क्षेत्र है और खनिज संपदा। देखिए, कालाहांडी किसके लिए प्रख्यात है? तो कालाहांडी जो है वो बॉक्साइट के लिए है। जावर जस्ता और सीसा के लिए। जबकि कोलार में सोने की खान, कई बार आप लोग पढ़े होंगे, देखे भी होंगे मैप के माध्यम से। उसके बाद मुसाबनी जो है वो तांबा के लिए है। तो इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बनेगा वो बनेगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? देखिए, जब भी कभी पूछा जाए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तब सीधा अपना मरुस्थल जो अपने देश में अवस्थित है, थार मरुस्थल, वही सही जवाब होगा। अच्छा, ये थार मरुस्थल कहाँ कहाँ पे है? तो सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के साथ ये पाकिस्तान में भी अवस्थित है, पाकिस्तान में। अच्छा, पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये सहारा है। सहारा है कहाँ पे? तो सहारा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में उत्तर की साइड, अफ्रीका के उत्तर के साइड में अवस्थित है, उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? किसको? विषुवत रेखा को। देखिए, अब यहाँ पे विषुवत रेखा की बात की जा रही है। विषुवत रेखा अर्थात ग्लोब पे आपको पता है जो 0 डिग्री की रेखा होती है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। इसी को 2 बार ये काटती है। तो वह कौन सी नदी है? तो वो जायरे नदी है, जायरे। और इसी को अन्य नाम, क्या नाम से जान जाता है? तो इसे कांगो अन्य नाम से भी जाना जाता है, कांगो नदी। अच्छा, ये अवस्थित कहाँ पे है? तो यह जो है यह मतलब अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है, अफ्रीका में। अच्छा, अफ्रीका की काफ़ी महत्वपूर्ण नदी भी है ये। अफ्रीका में जो है कि आप समझिए सबसे बड़ी नदी नील नदी है, और नील नदी के पश्चात ये दूसरे नंबर की नदी है जायरे नदी, जो इतनी बड़ी है और इतनी महत्वपूर्ण नदी है। तो इसे आप याद रखिए, कई बार फैक्ट के रूप में आ चुका है। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? देखिए, मेक इन इंडिया का शुभारंभ जो है वो सितंबर 2014 में किया गया था। एग्जैक्ट डेट 25 सितंबर 2014 है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसे याद रखिए क्योंकि योजनाओं से बराबर प्रश्न बन रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? देखिए, नाबार्ड की स्थापना जो है वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक, इसके कार्य क्या हैं? तो कृषि को बढ़ावा देने के लिए या ग्रामीण विकास के लिए ये लोन उपलब्ध कराने की क्रिया करती है। अच्छा, ये डायरेक्ट लोन नहीं देती, ये एक सीधी बैंक नॉर्मल नहीं है, बैंकों की एक संस्था है जो एक संस्था के रूप में कार्य करती है। सिर्फ बैंकों के ऊपर ये रेगुलेट करने का प्रयास करती है कि आप थोड़ा सा गांव के ऊपर भी ध्यान दीजिए, गांव के लोगों का इतना अकाउंट आपके बैंक में खुलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, डायरेक्ट ये नहीं करती, नीचे की बैंकों के साथ जो है ये टाई अप करके कार्य करती है। नेक्स्ट है, सरकार के केंद्रीय बजट में रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? देखिए, जो रेल बजट है, रेल बजट को केंद्रीय बजट में विलय करने का कार्य जो है 2017-18 के बजट में किया गया था। तो सही जवाब बनेगा 2017। अच्छा, ये अलग किस आयोग की सिफारिश पे किया गया था? तो विवेक देवराय की जो समिति थी उसकी सिफारिश से इसको अलग किया गया था दोनों।
तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीस कुरियन, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, हम लोग इसे अच्छे से कवर भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है, राजकोषी घाटा का अर्थ क्या है? देखिए, राजकोषी घाटा जो है वह ये होती है कि मान लीजिए आपके घर का इनकम है 10,000 रुपये, 10,000, और आपके घर का खर्चा है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। तो अब बीच में जो अंतर 2,000 का आ रहा है, यही होता है राजकोषी घाटा। अर्थात सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसे राजकोषीय घाटा के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां, रेसिडुअल पावर का विचार संविधान से लिया गया है, अर्थात किस संविधान से लिया गया है? देखिए, अवशिष्ट शक्तियां जो है वह कनाडा से ली गई हैं। किससे? कनाडा से। महत्वपूर्ण है। और जो जो उधार की वस्तुएं संविधान में समाहित की गई हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक बार लिस्टिंग आप लोग इसे जरूर देख लीजिएगा। इसी में अमेरिका से क्या लिया गया था? तो अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। और अगर यही बात दक्षिण अफ्रीका की जाए तो दक्षिण अफ्रीका से आप समझिए कि संविधान का जो संशोधन है उसके बारे में जो जिक्र किया गया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, जबकि सर्वोच्च न्यायालय का गठन है उनकी शक्तियों के बारे में जो है ये यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है? आप लोगों को हम कई बार कह चुके हैं संविधान के सभी भाग, सभी अनुसूचियां ये महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद कर लीजिएगा पूरी लिस्टिंग की तरह। संशोधन के लिए देखिए भाग 20 सबसे ज़्यादा मशहूर है। और अगर यहीं पे अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 368 368 जो अनुच्छेद है इसमें संविधान संशोधन के बारे में जिक्र किया गया है कि इसमें संशोधन कैसे होगा, संसद को क्या क्या कार्य करने होंगे। महत्वपूर्ण है, आर्टिकल भी कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखें। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देखिए, 1963 में सुचेता कृपलानी जो है, 1963 में सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। अच्छा, इनके बारे में एक फैक्ट और आप लोग याद रखिएगा, ये टोटल इंडिया में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट और आप मायावती जी के बारे में देखिए, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी के नाम पे है, और यही पूरे देश में भी हैं पहली दलित महिला जो मुख्यमंत्री के रूप में सुशोभित कर चुकी हैं अपने सीट को। नेक्स्ट आइए देखते हैं, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? देखिए, राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद को तभी बर्खास्त कर सकते हैं जब उनको प्रधानमंत्री की सिफारिश दी जाए। ऐसा अच्छा संविधान में क्यों जिक्र किया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, वो सभी मंत्री के अध्यक्ष होते हैं, उनका मार्गदर्शन जैसे ही होता है जो होता है वही राष्ट्रपति उसके ऊपर कार्य करते हैं। देखिए, मंत्री की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही जो रिकमेंडेशन दिया जाता है राष्ट्रपति को उन्हीं के द्वारा किया जाता है, तो बर्खास्त करने की भी शक्ति इसी में समाहित की गई है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के कितने अंग हैं? देखिए, जो संविधान के अनुसार सरकार के जो अंग हैं, सरकार के अंग 3 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। इतने प्रकार के 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता ही है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। नेक्स्ट देखिए, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? देखिए, डायोप्टर जो है वह लेंस की क्षमता की जो एसआई यूनिट है, यह लेंस की क्षमता की एक एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है तो उसकी समयावधि क्या होगी? देखिए, जो लोलक है वो जितने समय में यहाँ पे दोलन करेगा उतना ही समय उसे निर्वात में भी लगेगा, इसलिए उसकी जो समयावधि होती है वो परिवर्तित नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, जो बेकिंग सोडा होता है, अर्थात इसे ही हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, जो खाने के लिए प्रयोग करते हैं, पूड़ी कचौड़ी बनाने के लिए आप यूज करते हैं, वही सोडा है। तो इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है।
और इसका अगर रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो NaHCO3 होता है, NaHCO3 बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट है नियासिन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, इसीलिए देखिए बताया जाता है कि जो विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम को आप याद रखिए। यहाँ पे एकदम छोटा सा ट्रिक दिया गया है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल दिया गया, बी कॉम्प्लेक्स में तो काफ़ी विटामिन है, कई विटामिन है, तो हमको नियासिन का नाम याद होना चाहिए। नियासिन किसे बोलते हैं, तो ये विटामिन B3 को बोलते हैं। अब B3 की कमी से कौन सा रोग होगा, जैसे ही आप इसे जानेंगे तुरंत आप, जैसे ही आपको ये पता चला कि B3 क्या है, तो तुरंत आप पेलाग्रा रोग जो है ये इसी की वजह से होता है, तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे। तो इसलिए जो विटामिन के केमिकल नाम हैं उन्हें आप जरूर से जरूर याद रखिए, नहीं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा। बार बार प्रयास यही किया जा रहा है कि विटामिन के केमिकल नाम हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला के बारे में बात की जा रही है। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला होती है वो किसी पैटर्न को फॉलो करती है। खाद्य श्रृंखला जैसे क्या होगा कि आप मानिए ये कोई ग्रासलैंड है, इसकी उत्पादकता, फिर उसके बाद इसको खाने के लिए कोई कीट आएगा, कीट इसको खाएगा ग्रास को। उसके बाद एक मेढक आएगा, मेढक ये कीट को खाएगा, मेढक को सर्प खाएगा और सर्प को गरुड़, या तो आप जो भी सर्प को खाने वाले जीव हैं वो खाएंगे। ये श्रृंखला क्या बन रही है, एक दूसरे को खाने की जो श्रृंखला है ये बैलेंस है, ये प्रकृति का दिया हुआ बैलेंस है। क्योंकि आप ये सोचिए, अगर किसी एक मान लीजिए अगर ग्रासलैंड और अगर कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, कोई ऐसा नहीं बचता धरती पे जो घास को खाए, तो आप सोचिए फिर वो घास इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी कि उनकी कोई अनंत सीमा होगी, वो ख़त्म ही नहीं होंगी। कैसे ख़त्म होंगे, तो किसी भी स्टेज पे अगर कोई कड़ी टूटती है तो काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों का सही क्या बनेगा, घास, कीट, मेढक, सर्प और गरुड़। तो सही ऑप्शन नंबर बी बनता है। इस प्रकार साथियों हम लोगों ने 30 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों का 30 में से कितना सही हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, परीक्षा से पहले आप लोग PDF रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी जितना हम लोगों ने किया है। एक बार आप इसे कर लेंगे बस, उसके बाद आप टेंशन फ्री रहेंगे। GS के मुझे जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है कि आपके मैक्सिमम प्रश्न आपके GS से आसानी से बन जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।